अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। और आज बात करेंगे अहम मौज़ूआत के ऊपर। और आज की जो अहम जो अपडेट्स हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से दो ख़बरें आई हैं आज। और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जो कौमी असम्बली और बाद में सेनेट में से जो है वो मंजूर करवाया गया और सदर के पास गया, और सदर ने जो है वो उसको जो है वो वापस भेज दिया था मंजूर किए बगैर वज़ीर आज़म को। उसके ऊपर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये दो दरख्वास्तें पहले दायर की गई थी, आज इसी प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त दायर की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यकजा करके जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और इस केस की जो समाअत है वो 8 रुकनी बेंच करेगा और 13 अप्रैल को इस केस की समाअत होगी। इस केस के हवाले से ख़ास तौर पर बात करें तो ये केस बड़ा अहम केस है। ख़ास तौर पर ये जो इलेक्शंस के हवाले से तमाम तर जो मामलात इस वक्त मुल्क में दरपेश हैं, या आप मसाइल उसको कह सकते हैं, या एक जो है वो फ़िज़ा जो है वो कायम हो चुकी है कि इलेक्शन करवाए जाएं या इलेक्शन ना करवाए जाएं। और ये आपको पता है कि केस सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो इस हवाले से बड़े अहम अहकामात इस हवाले से दिए, और इस केस के हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी आज सुप्रीम कोर्ट से ख़बर आई या अपडेट आई इलेक्शंस के हवाले से, और इलेक्शन के इल्तवा के मुतल्लिक जो केस था, या इलेक्शन की तारीख के हवाले से, या आप कह सकते हैं कि इलेक्शन के इनकाद के हवाले से जो केस की समाअत चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आज कल 10 अप्रैल के दिन का डेडलाइन था, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो दोबारा उसमें जवाब जमा करवाया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो है वो उस हवाले से फ़ंड्स नहीं जारी किए गए और सिक्योरिटी के जो मामलात थे उस हवाले से जो है वो अभी तक क्लियरेंस नहीं हो, मामलात जो हैं वो क्लियर नहीं हो सके अभी तक। तो जो कल सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करवाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें यही कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से अभी तक जो वाजबात हैं या फ़ंड्स हैं इलेक्शन के लिए वो जारी नहीं किए गए। और आज उस पर जो है वो चीफ़ जस्टिस ने नोटिस जारी किए हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी हुए हैं। इसके अलावा वजारत ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना को भी हैं जो नोटिस जारी हुए हैं। और इस केस की समाअत अब 14 अप्रैल को होगी दोबारा से। इस हवाले से अगर इस ख़ास मौजू को देखें, जो इलेक्शन के हवाले से या इलेक्शन कमीशन को जो फ़ंड जारी नहीं किए गए उसके ऊपर अगर देखें तो हुकूमत का तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि वो इलेक्शन जो है वो पंजाब में नहीं करवाना चाहते, बल्कि एक साथ इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का अब तक का हुक्मनामा था, या जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये तमाम जो केस चला है, उसके ऊपर जो है वो हुकूमत जो है वो किसी न किसी तरीके से हीले बहाने से इलेक्शन को जो है वो मुलतवी करवाना चाह रही है। ये उनकी जो है वो आप कह लें कि ख्वाहिश हो सकती है, या कोई सियासी मकासद इसके लिए हो सकते हैं, क्योंकि अदालत जो है वो किसी की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलती, या अदालत जो है वो किसी सियासी मकासद के तहत नहीं चलती, या सियासी मामलात को देखते हुए नहीं चलती। अदालत ने चलना होता है आइन और कानून के मुताबिक। तो आइन और कानून के मुताबिक जो हुकूमत की जानिब से, या उसमें आप इलेक्शन कमीशन की भी बात कर सकते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ वजूहात पेश की गई। उसमें दो ही वजूहात थी कि एक सिक्योरिटी नहीं दी जा रही अदारों की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, और दूसरा इलेक्शन के लिए जो उन्हें 20 या 21 अरब रुपए का फ़ंड चाहिए। और ये आपको बताता चलूँ कि ये जो 20 या 21 अरब रुपया हुकूमत ने देना था इलेक्शन कमीशन को, ये सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस के लिए नहीं था, बल्कि ये केपी के और पंजाब दोनों के इलेक्शंस के लिए था। और अगर इसमें हुकूमत, यही कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत इसमें अगर कुछ संजीदगी का इजहार करती, या अगर हुकूमत के पास वाकई जो है वो फ़ंड्स की कमी है, तो हुकूमत जो है वो इसमें फ़िलहाल 10 अरब रुपए से भी काम चला सकती थी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पंजाब की जो डेट्स हैं वो सामने आई हैं इलेक्शन करवाने के लिए। केपी का जो मामला है इलेक्शन करवाने का, उसमें अभी तक जो है वो, क्योंकि तारीख उसमें सामने नहीं आ सकी अभी तक, तो इसलिए अगर हुकूमत इसमें संजीदा थी तो 10 अरब रुपए से भी काम चल सकता था। लेकिन हुकूमत की जानिब से इसमें जो है वो अभी तक फ़ंड जारी नहीं किए जा सके इलेक्शन कमीशन को। दूसरी इसमें अगर बात देखें तो जो अब ये केस दोबारा से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल हो चुका है और आज नोटिस भी जारी हो चुके हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़रीक बनाया गया है, जैसे मैंने पहले बताया कि वजारत ख़जाना को फ़रीक बनाया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी ख़जाना को फ़रीक बनाया गया है, क्योंकि सेक्रेटरी ख़जाना को बराह रास्त अदालत ने ख़ुद अहकामात दिए थे ये फ़ंड्स जारी करने के लिए।
इसके अलावा जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उनको भी जो है वो इसमें फरीक बनाया गया है और उनको भी तलब किया गया है अदालत की जानिब से। और अदालत के जो आज के अहकामात थे उसमें यही कहा गया है कि जो सुप्रीम स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो तमाम तर जो तफसीलात हैं उसके साथ जो है वो अदालत में आएँ और अदालत में पेश हों और अदालत को बताएं कि इस वक्त जो है वो ख़जाना की क्या हालात हैं और फ़ंड जारी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो फिर उसमें बाद में ज़ाहिर है कि ये अदालत फ़ैसला करेगी। और ये ख़ास तौर पर मुश्किलात अब हुकूमत के लिए जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो आखिरी हुक्म है और उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद जो है वो करना ही करना है, उससे पीछे कोई रास्ता नहीं है। दूसरा जो ख़ास तौर पर आज, जैसे मैंने पहले आपको व्लॉग के शुरू में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो प्रोसीजर बिल जो कि हुकूमत की जानिब से एक पेश किया गया था, जिसमें कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद ये बिल सेनेट में गया और फिर बाद में सदर ने इसके ऊपर जो है वो कुछ अपनी जो रिजर्वेशंस हैं वो जाहिर की और उसके बाद ये दोबारा वज़ीर आज़म को भेज दिया गया है। उसके खिलाफ जो है ये प्रोसीजर बिल जो है वो इसको मंजूर करने के खिलाफ या इसके हवाले से जो दरख्वास्तें थीं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक की तफसीलात के मुताबिक ये 3 दरख्वास्तें थीं जिन्हें यकजा करने के बाद जो है वो केस का आगाज़ कर दिया गया है। और इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो बनाया गया है। इस बेंच में शामिल जजेस की बात करें तो इस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद कर रहे हैं और ये 8 रुकनी लार्जर बेंच है जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल हैं और ये वही जस्टिस एजाजुल अहसन हैं जो ये 3 रुकनी बेंच में भी शामिल थे, जिसने जो है वो इलेक्शन करवाने का फैसला दिया था या इलेक्शन की तारीख दी थी जिस बेंच ने। और उसी बेंच में शामिल एक और जज थे जो इस बेंच में भी शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, उसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं, इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद इस बेंच में शामिल हैं। अब ये 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इन दरख्वास्तों के मुतल्लिक फैसला करेगा। अब अगर थोड़ी सी जो है वो इसके पास्ट में जाया जाए, इस कानून के या ये जो बिल है जिसके खिलाफ आज दरख्वास्त है, तो ये जो बिल पेश किया गया था ये या कानून पास करवाने की कोशिश की जा रही है, इसके मुताबिक ये होगा कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं वो महदूद हो जाएंगे कि चीफ जस्टिस जो है वो किसी भी ख़ास तौर पर अज खुद नोटिस केस के हवाले से होगा कि वो खुद जो है वो पहले तो यही है कि चीफ जस्टिस खुद अज खुद नोटिस लेते हैं और चीफ जस्टिस अब अज खुद नोटिस लेने के लिए उनको जो है वो 3 रुकनी एक बेंच बनेगा या 3 जजेस पर मुश्तमिल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनेगा जो फैसला करेगा और उसमें कसरत राय से जो भी फैसला होगा उसको जो है वो मंजूर किया जाएगा कि इस बात पर या इस मौजू पर या इस इशू पर जो है वो अज खुद नोटिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा इस बिल में महदूद किए गए थे इख्तियारात चीफ जस्टिस के ख़ास तौर पर बेंच बनाने का जो एक असूली इख्तियार था जो अदारे के सरबराह होने की हैसियत से भी चीफ जस्टिस के पास, तो वो अब उनसे जो है वो चीफ जस्टिस के पास नहीं रहेगा अगर ये बिल को देखा जाए या इस बिल में जो तमाम तर मामलात रखे गए हैं। अब ये जो बिल है इसमें जो इसके ऊपर जो इख्तलाफ है वो ये है कि ये जो बिल है ये बाकायदा कानून की हैसियत इख्तियार तब करेगा जब आइन के अंदर इसकी अमेंडमेंट की जाएगी और उसके लिए जो है वो हुकूमत को 2/3 की अक्सरियत चाहिए होगी जो कि अब हुकूमत के पास नहीं है। और ये जो दरख्वास्तें इस फैसले के ख़िलाफ़ या इस बिल के ख़िलाफ़ आई हैं उनमें भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत जो है वो आइन में जो है वो तब्दीली किसी बिल की सूरत में नहीं कर सकती जिसमें ये होता है कि आप मेजॉरिटी या मिनॉरिटी के ऊपर फैसला करते हैं। इसमें जो है वो अगर आइन में कानून के हिसाब से अगर तब्दीली की जाए तो ये जो है वो 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी और तब जाके ये जो है वो कानून सही तौर पर इम्प्लीमेंट होगा। और इस हवाले से अगर इसकी बात करें तो ये कानून जो है वो 1979 में जो है वो पहली दफ़ा इस हवाले से भी जो है वो तमाम तर चीज़ें सामने आई थी जिसमें अदालत जो है वो पहले से ही फैसला दे चुकी है कि जो बेंच बनाने के इख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस के पास है और चीफ जस्टिस ही ये इख्तियारात रखते हैं। अब अगर इस बिल के हवाले से ही ख़ास तौर पर देखें तो 14 से 15 रोज़ जो हैं वो अभी बाकी हैं क्योंकि 10 रोज़ गुजर चुके थे। उसके बाद सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर बिल के ऊपर इतराज़ात लगा कर वापस भेजा। अब दोबारा से जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो भेजेंगे
صدر کو آخرکار تو یہ بل منظور ہونا ہی ہے، لیکن تب تک یہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کیس جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے لگ چکا ہے، اور اگر سپریم کورٹ اس میں یہ بل کو جو ہے یا حکومت کی جانب سے یہ جو تمام تر کارروائی کی گئی سپریم کورٹ کے قوانین میں تبدیلی کے حوالے سے، تو یہ اگر سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے تو یہ جو ہے وہ بل کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور دوبارہ سے وہی قوانین چلیں گے جب تک 2/3 اکثریت سے یہ جو ہے وہ بل پاس نہیں کیا جاتا یا جو نیا قانون ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا پاکستان کے آئین میں۔ اب حکومت کے لیے جو ہیں وہ مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ حکومت اب نئے ٹیکٹکس کیا استعمال کرے گی، یا کوئی نیا بیانیہ استعمال کرے گی، یا کوئی نئے ہیلے بہانے تلاش کیے جائیں گے الیکشن کو جو ہے وہ ملتوی کروانے کے لیے۔ اب خاص طور پر اس کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سر کے اوپر بھی ہے تلوار، کیونکہ اس وقت ملک کے سربراہ وہ ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم وہ ہیں، اس وقت تمام تر جو ادارے ہیں ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کابینہ جو ہے وہ اس کے اوپر یہ تمام تر ذمہ داری ہے کہ اگر کابینہ جو ہے وہ فنڈز جاری کروانے کے لیے جو ہے وہ احکامات جاری کر دیتے ہیں، یا وزیر اعظم اس حوالے سے احکامات جاری کر دیتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ الیکشن کے لیے جو ہے وہ 20-21 ارب روپیہ دینا حکومت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ کیونکہ حکومت سیاسی طور پر، معاشی طور پر تمام تر چیزیں جو حکومت ڈیلیور کرنے میں اس وقت ناکام رہی ہے، اور اس وقت جو ایک سپریم کورٹ میں بھی معاملات چل رہے ہیں اور عدالتوں میں بھی جو اس وقت تفریق نظر آ رہی ہے، خاص طور پر جو سینئر ججز ہیں ان کے اندر، اور گزشتہ روز بھی یہ خبریں سامنے آئیں کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، ان کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، اور خاص طور پر اس میں الیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی۔ ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں تھیں کہ الیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ جو پروسیجر بل ہے خاص طور پر حکومت کی جانب سے جو منظور کیا گیا یا منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوایا گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اور آج یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس پروسیجر بل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کا آغاز کر دیا ہے، اور 13 اپریل کو اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اب حکومت کی جو موجودہ سچویشن دیکھیں تو حکومت، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ تمام تر محاذوں پر فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے تمام تر ذمہ داری اب عدالتوں کے اوپر ڈالی جا رہی ہے یا عمران خان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اور تمام تر جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں ان سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو نون لیگ ہے وہ خاص طور پر یہ نہیں چاہتی کہ الیکشنز جو ہیں ہوں، کیونکہ ان کے جو سربراہ ہیں پارٹی کے نواز شریف، وہ اس وقت تک ملک سے باہر ہیں، اور خاص طور پر اس تمام تر صورتحال میں نون لیگ کو لیڈ کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا، گو کہ مریم نواز اس وقت یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن جو اس وقت موجودہ سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں مریم نواز وہ جو ان کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے وہ نبھاتے ہوئے یا نبھانے میں کامیاب ہوتی ہوئی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اگر شہباز شریف کی بات کریں تو شہباز شریف اس وقت حکومتی جو ہے وہ عوامل یا حکومتی مسائل کے اندر جو ہے وہ اتنے گھرے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جو آئے روز وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس بل کے حوالے سے یا پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب کے الیکشنز کو کروانے کے لیے یا انعقاد کے لیے جو سپریم کورٹ کی جانب سے حکم آیا، اس کے اوپر بھی حکومت نے اپنی تائیں کافی کوشش کی، اور وہ کوششیں ظاہری طور پر بے سود نظر آئیں، کیونکہ حکومت نے کابینہ کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ عدالتی احکامات کی جو ہے وہ مخالفت کی یا اس کو جو ہے وہ نامنظور قرار دیا۔ اس کے علاوہ جب یہ بات پارلیمنٹ میں جاتی ہے، قومی اسمبلی میں گئی، سینٹ کے اجلاس میں گئی، اس کے بعد جو 2 روز قبل ایک مشترکہ اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس بل کی اس حکم نامے کی مخالفت کی گئی اور اس فیصلے کی مخالفت کی گئی، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ شاید کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر یہ تمام جو کوششیں کیں حکومت نے اپنے تائیں اس الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے، خاص طور پر پارلیمنٹ میں اور کابینہ میں جو حرکتیں کی گئیں، یہ کہنا چاہیے حکومت کی طرف سے
तो उनको देखते हुए यही लगता है कि हुकूमत के पास अब कोई रास्ता रहा नहीं भागने के लिए, और अगर हुकूमत के पास कोई रास्ता होता भागने के लिए इलेक्शन से, तो अब तक जो है ये मामलात किसी ना किसी तरीके से कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर हुकूमत इनका कोई हल का रास्ता निकाल लेती। तो ये जो तमाम तर कोशिशें या हरकतें की गई, उससे बज़ाहिर यही नज़र आता है कि हुकूमत के पास अब कोई रास्ता रहा नहीं, कोई नया हीला बहाना नहीं रहा, और कोई आईनी या कानूनी कोई चारा नहीं बाकी रहा सिवाय इलेक्शंस करवाने के लिए। और अब जो तमाम मामलात इस वक्त दरपेश हैं हुकूमत को, अगर हुकूमत इलेक्शन में जाती है तो इस वक्त जो मईशत की हालत है, इस वक्त जो इकॉनमी की हालत है, वो आप सबके सामने है। इसके अलावा जो मसाइल सियासी तौर पर हुकूमत के सामने हैं, और अदालतों के साथ जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है हुकूमत का, या अदालतों की मुखालफत की जा रही है, अदालतों के फ़ैसले की मुखालफत की जा रही है, जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उनके फ़ैसलों के ऊपर भी। तो ये तमाम तर मिसाइल में हुकूमत ने अपने आप को इस वक्त जो है वो घेर के रखा हुआ है, और किसी तरीके से भी हुकूमत इस भंवर से बाहर निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।